सॉल्यूशन का मॉड्यूल निकालो भैया। लाओ सॉल्यूशन का मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल कहाँ है? भेज दिया। नहीं करना डिस्कस? करो ना तो फिर निकालो फटाफट। बताओ एक्सरसाइज 1 में कहां तक वो रखे पहले? 70 तक। 70 के आगे बोल रहे हैं। 70 से 80। 70 से 80। 74 और बोलो 80 तक। 80 से 85। 80 से 85। 80। 85 से 90। 86। 90 से 95। 95 से 100। 100। 95 और 99 भी। 109 तक। 106। 102। सेकंड वाले बता दो। सेकंड के 1 to 10। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 2। 10 तक। 15 तक। 20 तक। 25 तक। थर्ड में आ जाओ। किस में? सेकंड में? थर्ड वाले। थर्ड के 1 to 10 में। 10 to 20 में। 20 से 30। 29। 31 32 और बोलो 40 तक। 45 तक। 50 तक। 55 तक। 55। 60 तक अप टू लास्ट 59। लो हाँ ठीक। बता देना बीच में किसी का कुछ रह गया हो तो। जब वहां तक पहुंचेंगे बीच में कुछ एडिशनल पूछना हो तब पूछ लेना, चिंता मत करो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 74। हाँ थर्ड का 74 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द रेशियो 2:1। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। आपको इक्विमोलर बोला है तो मोलैलिटी इज सेम। सॉल्वेंट के लिए के एफ सेम ही मानेंगे, दोनों सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कॉमन ही मानना है आपको। तो आपके डेल्टा टीएफ की जो रेशो है 2:1, ये बेसिकली आई की रेशो बनेगी। के एफ मोलैलिटी रेशो में कट जाएंगे। I1 I2 रेशो डेल्टा TF1 TF2 की रेशो होगी। इसका मतलब है I1 ग्रेटर I2 प्रूव कर रहे हो आप। ये रेशो 2:1 है, यानी I1 बड़ा है I2 से। अब ऐसा होने के चांसेस दो पॉसिबिलिटी पे हैं। या सेकंड वाला नॉन डिसोशिएट नॉन एसोसिएट हो और पहला वाला टूट जाए। तो पहला केस है बी वाला नॉन डिसोशिएटिव और नॉन एसोसिएटिव रहे तो उसका I1 रहेगा, और ए डिसोशिएट कर जाए तो उसका I1 से ज्यादा रहेगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन क्वेश्चन में आके एक लाइन लिखी है, इफ ए रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट। वो ए कैपिटल लेटर वाला है। तो आपका दूसरी सिचुएशन है, अगर ए नॉर्मल है यानी उसका I1 है, तो उसका I1 है तो फिर सेकंड वाला क्या करे कि उसका कम हो जाए I, तो वो एसोसिएट हुआ होगा
और उसका आई 1 से छोटा आया होगा। पॉसिबल केसेस दो हैं आपके ऑप्शन में, इनमें से एक ही करेक्ट है क्योंकि वो ए को नॉर्मल स्टेट में बोल रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उसको भी एज इट इज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई, दोनों में इन वाटर बोला है। तो जैसे डेल्टा टी एफ लिखा है, डेल्टा टी बी ऐसे लिखते हैं, और वहां पे डेल्टा टी बी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा टी बी ऑफ वाई बोला है। तो इससे क्या निकलेगा, आई ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन आई ऑफ वाई। आपके दो ऑप्शंस आप अभी कंपेयर नहीं कर सकते, वो है 1 and 2 वाले। मॉलिक्यूलर मासेस की रेशो वो नहीं बताएंगे ग्रेटर लेस कौन है। आपके थर्ड और फोर्थ में से एक पॉसिबल आंसर होगा। थर्ड, वाई डिसोशिएट हो रहा है जब एक्स कुछ नहीं कर रहा, सही है क्या ये? अगर एक्स कुछ नहीं करेगा तो उसका आई 1 आता, तो वाई डिसोशिएट पे एक से बड़ा आई, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक्स डिसोसिएशन, वाई नो चेंज, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, वापस एक्सरसाइज 1 पे आ रहे हैं। Substance A when dissolved in solvent B shows molecular mass corresponding to A3। अगर A3 के corresponding molecular mass दिखा रहा है, इसका मतलब है एसोसिएशन से उसका ट्राइमर बन गया है। आपको I लिखना है 1 प्लस 1/n-1 इंटू एल्फा। एल्फा आपको 100% खुद से मान लेना है। ट्राइमर में n को 3 रखने पे I 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक कंपाउंड है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। ये टूटेगा तो Ca+2 और 2 नाइट्रेट आयंस में टूटता, यानी 3, इसके लिए n की वैल्यू है। आपको पहले I लिखना है m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। नॉर्मल वाला m है कैलकुलेटेड 164, इसी नॉर्मल वाले को कैलकुलेटेड भी बोलते हैं, और ऑब्जर्व्ड वाला है 65.4। इससे आई आ जाएगा, ये आई 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा के बराबर रख के एल्फा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 95, इजी क्वेश्चन बट एक अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। KNO3 और एसिटिक एसिड के ऑस्मोटिक प्रेशर P1 P2 है, उन्हें कंपेयर करना है। पाई का फॉर्मूला ICRT होता है। क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया, सेम फॉर बोथ मानेंगे। R सेम होता ही है, 0.1 मोलैरिटी भी सेम है, तो इतना पोर्शन सेम फॉर बोथ होने का मतलब है पाई प्रोपोर्शनल टू I चलना है। अब आपका आंसर बनेगा KNO3 वाले का P1 आएगा ज्यादा CH3COOH के P2 से। ऐसा क्यों हुआ? ये n में 2 है, ये भी n में 2 है, बट ये अल्फा 100% है, ये अल्फा लेस देन 100% है, क्योंकि इट इज अ वीक एसिड। इसका अल्फा 1 नहीं मान सकते, तो आई में अल्टीमेटली एसिटिक एसिड कम आएगा KNO3 से। यहां तक के छाप लो भले।
अच्छा, प्राइम यूनिवर्सिटी से फोन आया था, कह रहे थे बहुत सिलेबस दे दिया सर बच्चों का आपने, तो है कम कराना है क्या सिलेबस? चलो आगे 99। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K4FeCN6, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेगा K4FeCN6? 5 में 4 K प्लस अलग और एक फेरोसाइनाइड वाला आयन अलग। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आपका N में पुट हो रहा है और इसको M नॉर्मल अपॉन M एब नॉर्मल के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि ये भी I का ही फॉर्मूला है और ये भी I का ही फॉर्मूला है। आपको एब नॉर्मल पूछा है, ये चीज अपॉन में ले जाके लिख देनी है बस। इस वैरायटी के आपको 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, ये कौन से वाले पैटर्न के हैं? आपको I इंटू मोलैरिटी या I इंटू नॉर्मेलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, 2-3 अलग अलग केसेस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम मिनिमम चेक करना सिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, विच सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर? 2 में ऑर्डर पलट जाता है बोला था, वेपर प्रेशर उनमें से एक है। अगर लीस्ट वेपर प्रेशर लाना है तो इसका मतलब है डेल्टा पी मैक्सिमम होना चाहिए। डेल्टा पी यानी लोअरिंग, जहां सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा लोअरिंग के बाद वहीं का वेपर प्रेशर लीस्ट आएगा, और ये डेल्टा पी प्रोपोर्शनल है I इंटू मोलैरिटी के। आपको 0.1 मोलर सबके लिए सेम दिया है। आपको डेल्टा पी लाना है मैक्सिमम, यानी I चाहिए मैक्सिमम। किसके लिए है? 4th वाले के लिए। 4 में टूटेगा वो, वहां मैक्सिमम लोअरिंग आएगी और वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, करना है कुछ सॉल्व 102 में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, पानी कितने का फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है? 0 डिग्री का। कुछ भी सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, तो अगला फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 ही तो होना चाहिए। ऑप्शन में 0, 1, अबव 0, बिलो 0 लिखे हैं, बिलो 0 ही आपका आंसर है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तो 0 से कम ही आएगा। 106 और 107। 107 पहले सुन लीजिए, 2 एग्जाम्पल क्लास नोट्स में I लेस देन 1 एसोसिएशन में नोट्स में लिखे हैं। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजीन में डाइमर बना लेते हैं, लिखाइए ये बात। वही है क्वेश्चन नंबर 107, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। अगर बेंजोइक एसिड है और इन बेंजीन है तो क्या हो चुका होगा? डाइमराइज हो चुका होगा। तो आप सिंगल बेंजोइक एसिड लिखते हैं C6H5COOH, उसका M 122 आता है, लेकिन अगर आपने उसे बेंजीन में डाल रखा होगा तो वो होल ट्वाइस होके 244 गिनने में आता। तो यहाँ पे आपको सीधे सेकंड आंसर याद होना चाहिए कि डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पहले 106 पे। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इनऑर्गेनिक की जानकारी के बिना नहीं होगा। नेस्लर्स रिएजेंट सुना हुआ नाम है कंपाउंड, K2HgI4, उसके बनने की रिएक्शन इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। IIT-JEE का आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड है HgI2, इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। तो बेसिकली क्या होता है, HgI2 आपने ऐसी जगह मिलाया जहां पे पानी में Ki ऑलरेडी सॉल्यूट की तरह एडेड था,
तो HgI2 Ki के साथ इस तरीके की रिएक्शन करता है और ये नेस्लर्स रिएजेंट बनने की बैलेंस रिएक्शन है। अनलेस अनटिल आपको ये रिएक्शन बैलेंस लिखनी नहीं आती है, क्वेश्चन नहीं होगा। कॉमन सेंस बेसिस पे नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो HgI2 इज रिएक्टिव विद Ki और वो रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है। अब इसके आगे की कहानी आराम से अपन समझ सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सही बात है। नॉर्मली कहानी ये होती है कि अगर आपने 0 डिग्री पे पानी रखा हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट वाला, उसमें एक सॉल्यूट मिलाया, वो 0 से आपको कहीं माइनस में ले आएगा। उसके बाद मैंने कहा दूसरा सॉल्यूट और मिलाया, अगर वो सॉल्यूट पहले वाले के साथ रिएक्टिव ना होता तो और ज्यादा सॉल्यूट मिलाने से और ज्यादा डिप्रेशन हो जाता और ज्यादा नेगेटिव में पहुंच जाते। यानी नॉर्मल सिनेरियो होता ऐसा, 0 डिग्री सॉल्यूट 1 मिलाने पे माइनस में आ जाते और सॉल्यूट 2 मिलाने से और ज्यादा नेगेटिव में चले जाते। यानी आंसर क्या बना होता? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और ज्यादा नेगेटिव में जाने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये नॉर्मल सिचुएशन से अलग हो रहा है अब आपके क्वेश्चन में। ये सॉल्यूट 1 है Ki, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ki में आप Ki ऑलरेडी मिला के बैठे थे, Ki आपको ऑलरेडी नेगेटिव में ले जा चुका था। सेकंड नाम क्या मिलाया आपने? मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड। तो थॉट प्रोसेस क्या चलना है? अगर सॉल्यूट 2 मिलाने पर रिएक्टिव विद Ki वो नहीं होता तो और ज्यादा नीचे चले जाते, पर वो तो रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देखने इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ है। तो देखिए क्या क्या आपके पास है। इधर 1 HgI2 और 2 मोल Ki, 3 मोल का खर्चा किए और बदले में 1 ही मोल बना। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए हैं तो डेल्टा TF कम हो जाएगा, और डेल्टा TF कम हो जाएगा तो अब सॉल्यूट 1+2 के बाद आप पहले से ऊपर चले गए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस क्योंकि डेल्टा TF कम हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने की वजह से। रहेंगे नेगेटिव में ही, लेकिन 0 से अगर -4 हो रखा था और अब -3 हो जाए तो क्या बोलने में आएगा? -4 की तुलना में -3 गिल्स कम हो गए, इसलिए डेल्टा TF उतना नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेड था। ये Ki प्लस HgI2 के कॉम्बिनेशन के बाद वाला डिप्रेशन है जो पहले से लेस नेगेटिव आएगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम में आने पे ऐसा क्वेश्चन क्लिक हो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा लंबा है। 2 अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल है। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, एक तो RLVP वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन P0A, तब उधर दूसरी तरफ NB अपॉन NA प्लस NB, पूरी मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। लेकिन अगर अपॉन में PS लिखा जाए तो NB बाय NA एक एक बार ही आता है। आपके क्वेश्चन में एट 100 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 732। ये है आपके फॉर्मूले की लेफ्ट साइड की मैथ्स। 732 732 तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, वो PS में पुट होना है। ऊपर क्या पुट होना है? P0A माइनस PS। P0A किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। यहां 100 डिग्री पानी के बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो प्योर सॉल्वेंट वाला 760 रखने में आएगा। तो एक तरफ का डेटा हो गया पूरा। उधर आपको NB को खाली छोड़ लेना है।
सॉल्यूट के मोल्स को खाली छोड़ देना है। आपके पास है 100 ग्राम वाटर, 100/18 ये संख्या नीचे पुट होनी है, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके एनबी ढूंढने में आएगा। वो एनबी आपको उसके बाद रखना है यहां बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाले में। आई आपके पास 1 है, केबी पानी के लिए 0.52 है, पानी के 100 ग्राम का केजी 100/1000 पुट हो जाएगा, और वो सॉल्यूट वाले मोल वापस यहां पुट हो जाएंगे। एक डेटा की क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी 6.5 ग्राम की, क्योंकि वो 6.5 अपॉन मॉलिकुलर वेट करके मैंने एन नहीं लिखा है, मैंने सीधे एन ही खाली छोड़ दिया और वही एन वापस मोलालिटी वाले फॉर्मूले में पुट हो गए। यहां से एन भी निकल के यहां पुट होगा, उसके बाद आप डेल्टा टीवी सॉल्व करोगे, वो 100+ ऐड होकर देन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, 2 डिफरेंट अप्रोच का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्लास में करा चुके हैं, आपका आंसर पहली बार 32 आएगा, जो ऑप्शंस में नहीं है तो डाइल्यूट मान के दोबारा करेंगे, फिर 40 वाला आएगा। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्लास में भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन किए थे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, ये फॉर्मूला लिखना है। 0 से जितना नेगेटिव में गए हुए हैं 0.00732 ये डिप्रेशन में पुट होना है, 1.86 के एफ में पुट होना है, 0.002 ये मोलालिटी में पुट होना है। यहां से आई निकाल लीजिए, वही आई आपका आंसर है। जो आई निकलेगा एक लाइन में वही आपका आंसर है, क्योंकि आप अल्फा 100% मान रहे हैं और क्वेश्चन वाला आपसे एन पूछ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिखा है इसका 1 मोल टूट के कितने आयंस देगा, उसी को एन बोलते हैं। तो आपके फॉर्मूले से जो आई निकल के आएगा वही आई का आंसर ही एन का आंसर है, एज्यूमिंग अल्फा टू बी 1। $29 क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, 31 क्लास में हो चुका है, क्लास नोट्स में है 29, 31 दोनों। 32, water is added to solution such that mole fraction of water becomes 0.9। पानी यानी सॉल्वेंट का x 0.9 है, तो सॉल्यूट का कितना होगा 0.1। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मोलालिटी का फॉर्मूला 1000 XB 1 - XB into MA, याद है ऐसा एक फॉर्मूला है। आपको मोलालिटी निकालनी है क्योंकि डेल्टा टीबी में वो पुट होनी है, तो यहां 0.1 पुट होगा, यहां 0.1 पुट होगा और एक्वस में यहां 18 पुट होगा। यहां से सॉल्व होके मोलालिटी आ रही है 100 और नीचे 0.9 into 18 आएगा 16.2, 100/16.2 ये मोलालिटी है। उसके बाद डेल्टा टीबी में अननोन कंपाउंड का आई रखेंगे 1, केबी 0.52, मोलालिटी यहां आ जाएगी। इसको 373 में जोड़ लेना, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या खास बात है अगर वो इन बेंजीन है तो डाइमर बनाएगा, बस तो डाइमर बनाएगा तो उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। अगर डाइमर बनाएगा तो आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी और पूरा पूरा डाइमर बन गया होगा तो आई की वैल्यू 1/2 आधी 1 के आएगी। तो आपको बोला है डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ विल बी डैश ऑफ नॉर्मल वैल्यू, इस डैश में क्या भरा जाना है। अगर वो नहीं टूटा होता, नहीं जुड़ा होता तो उसका आई 1 रहा होता, पर जुड़ के उसने आई आधा कर लिया तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आधे हो गए, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ भी आधा आएगा। पहले फिल इन द ब्लैंक में लिखना है हाफ, एंड मोलर मास ऑफ विल बी
मोलर मास ऑफ विल बी मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट। अगर डाइमर के नाम पे 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ट्वाइस ऑफ डबल होके आएगा। एक एसिटिक एसिड 60 का होता है, डाइमर बन जाता तो 120 आंसर, ट्वाइस ऑफ आ रहा होता। तो बस आपको पहले में हाफ और दूसरे में ट्वाइस भरना है। क्वेश्चन नंबर 59, vapor pressure of pure water is 25 mmHg, 60 gram urea is dissolved in 882 gram of water, vapor pressure and RLVP निकालने। क्वेश्चन नंबर 59, यूरिया के लिए 60 ग्राम से 1 मोल बनेगा, वाटर के लिए 882 बाय 18 49 बनेंगे। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आएगी 1/50, सॉल्वेंट की आएगी 49/50। आपसे पूछा है पानी का पी कितना आएगा, वो आना चाहिए पानी के पी नॉट इनटू पानी की मोल फ्रैक्शन के बराबर। पी ऑफ वाटर पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो पी नॉट ऑफ वाटर दे रखा है 25 और इसमें वाटर की 49/50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा पहला आंसर। आरएलवीपी के लिए दूसरा आंसर ऑलरेडी तैयार है 1/50 या 0.02, क्योंकि आरएलवीपी और एक्स ऑफ सॉल्यूट एक ही चीज होते हैं। एक्स ऑफ सॉल्यूट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। एक क्वेश्चन नंबर 63 है जिसके स्टेटमेंट 2 में कंपाउंड लिखा हुआ है CSI3। वो 4 में नहीं टूटेगा, वो 2 में ही टूटेगा, CS+1 और I3-1। एक है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 27। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 27, हेनरी लॉ इनमें से किस गैस पे ओबे नहीं होता है। क्लास नोट्स में आपको लिखाया गया है जो गैस रिएक्ट कर जाए विद द सॉल्वेंट उस पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखी अमोनिया पानी से रिएक्ट करके NH4OH बेस बन जाता है, तो क्योंकि वो रिएक्टिव विद द सॉल्वेंट है वो हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लास्ट क्वेश्चन दिया था 10⁸ वाला, आया किसी का आंसर? कितना? 2 × 10⁻⁴। बहुत बढ़िया। क्या है रिएक्शन बताना? A+B और 2C+D। इनिशियली आपको 1 मोलर इन दोनों को दिया गया है, प्रोडक्ट 0 है। इक्विलिब्रियम पर ये 1 - x हो जाएंगे, ये 2x और x हो जाएगा। ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन ही है, इसलिए आपको इनको केसी में रखने के समय अपॉन वी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन ही है। केसी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखने में आएगा 10⁸ C² × D और नीचे A × B। क्योंकि ये केसी वेरी हाई वैल्यू है तो आपने थ्योरी कंडीशंस में कुछ ऐसा लिखा था 10⁻³ से बड़े के इक्विलिब्रियम तो हाई टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड होता है और वेरी लो के इक्विलिब्रियम में तो हाई टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड होता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन का केसी बहुत बड़ा है, आपकी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या लिया जाए कि आप जो 1 लेके चले हो उसमें से x के नाम पे ऑलमोस्ट 1 पूरा खर्च हो गया होगा,
इस बात का मतलब कि रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है, का मतलब है x को नियरली 1 लिखा जाना है। लेकिन आपको क्लास में ये समझाया गया था कि x इक्वल टू जो भी आपको अप्रोक्सीमेशन समझ में आए वो ऊपर नीचे सब जगह नहीं पुट होगा, क्योंकि अगर नीचे ही इस x को 1 रख देंगे तो नीचे 0 क्रिएट हो जाएंगे, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी a ही गया है। आपको यहाँ पे ये दिखाना है a और b की वैल्यू शुरू में बराबर थी, 1:1 रेशियो की वजह से वो वैल्यू बाद में भी बराबर है, तो a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन सेम है। उसको अननोन मान के नीचे a स्क्वायर करके लिख सकता हूं। अगर a और b बराबर है तो इसे b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। kc वहीं का वहीं रहा, 10 की पावर 8। अब आप मुझे बताइए c और d में हमें क्या क्या रखना है। c के खाने में यही तो लिखा था 2x, और उस 2x में x को अगर 1 रखेंगे तो 2x वाली वैल्यू लगभग 2, और इस पे स्क्वायर भी आना है। ऐसे यहां x जो कि नियरली 1 है, आंसर आ चुका है आपका। अगर नीचे भी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख के बैठ जाएंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि वहां नीचे x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते आप। प्रोडक्ट में अप्रोक्सीमेशन लगा के r की वैल्यू यानी रिएक्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये सॉल्व होके आपके पास a का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, और स्क्वायर रूट के बाद 2 इंटू 10⁻⁴, ये a की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आएगी। b की भी यही है और a की भी यही है। अगर इसी तरीके के क्वेश्चन में ये केसी का भी 10⁻⁻8 दिया आ रहा होता तो हम ऐसा बोलते कि रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत कम जाएगी, और फॉरवर्ड में बहुत कम जाएगी तो x इज नियरली 0, लेकिन आप इसको नहीं रखेंगे। x इज नियरली 0 का मतलब ले लेंगे 1 माइनस एक्स इज नियरली 1, और उसको रख के इनमें से किसी एक को अननोन आपसे पूछा जा रहा होता, उस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी वेरी हाई के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन लगभग खत्म हो गई ऐसा मान के क्वेश्चन किया है। यही था पेंडिंग क्वेश्चन ना, बस लिखो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है COCl2 गैस रिवर्सिबल प्रोडक्ट्स में है CO प्लस Cl2 गैस। COCl2 गैस डिकम्पोज होके CO गैस प्लस Cl2 गैस बन रही है। जो छोटे छोटे से वन लाइनर नोट्स लिखाए गए थे, एक बार वो पेज पलट के देखिए, एक दो पेजेस पहले जहां क्वेश्चन चालू हुए थे, हमने एक एक लाइन की कुछ बातें लिखी हैं। लिखा है अगर इनिशियल मोल नहीं दिए हैं, अगर रिएक्टेंट सिंगल है तो 1 मोल मान सकते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट है तो उसी रेशियो में मानने हैं जैसा उनका स्टोइकियोमेट्री है। सबसे पहला पॉइंट वहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो है t बराबर 0 और एट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन किन किन चीजों में बना सकते हैं। क्या क्या है, मोल्स में, कंसंट्रेशन में और प्रेशर में, मास के टर्म्स में नहीं बनेगी, राइट। वो वाली बात इस क्वेश्चन में यूज होती दिखेगी आपको। देखिए क्वेश्चन है, इफ
initial pressure of COCl2, if initial pressure of COCl2 is 500 torr, if initial pressure of COCl2 is 500 torr and total equilibrium pressure is 800 torr, and total equilibrium pressure is 800 torr, then find Kp of reaction. Then find Kp of reaction. अब वो जो अभी लाइन पढ़वाई मैंने, वो क्यों पढ़वाई है, क्या काम है उसका यहां? अभी वो लाइन पढ़ी थी ना हमने. क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा किसका आया? प्रेशर. क्वेश्चन में पूछा क्या है? केपी, जिसमें भी पता है पुट होने लास्ट में जाके प्रेशर. तो जब पूरे क्वेश्चन में बात प्रेशर में ही चल रही है तो आपको ये T बराबर 0 और इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन मोल में बनाने का कोई सेंस नहीं है. आप इसको सीधे प्रेशर में क्रिएट कर सकते हो और आपको 2 लाइन में आराम से आंसर आता दिख जाएगा. अगर प्रेशर T बराबर 0 और इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन बनाएं, बोलिए पहले खाने में क्या लिखूं? इसका इनिशियल दिया है 500, उधर वालों के नहीं दिए तो 0 0. अगली बार 500 माइनस x, दूसरी तरफ x और x. सर ऐसा काम तो मोल में करते हैं ना, प्रेशर में भी यही तरीका चलेगा क्योंकि गैसेस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है. प्रेशर और मोल सेम रेशो में ही होंगे तो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करना प्रेशर में भी अलाउड है. अब क्या करूं कि x आ जाए? इन सब का टोटल 800 दिया है, आप इन तीनों खानों को जोड़ लो. ये 500 प्लस x 800 दिया हुआ आया है, यहां से x आ जाएगा. उस x को सारे खानों में अलग अलग रख दे, Kp इक्वल टू आ जाएगा. x वाली वैल्यू दोनों प्रोडक्ट्स में भी रखने में आ जाएगी और वही x यहां पुट करने से रिमेनिंग पार्शियल प्रेशर जो है रिएक्टेंट का वो भी आ जाएगा. ये आपके पास फॉर्मूले का डिजाइन है. अगर इसी क्वेश्चन में पिछले वाले में ये पूछा हो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम, x यानी मोल फ्रैक्शन CO की निकालनी हो, आ जाएगा ना भाई. अगर आपने ये इक्वेशन सपोजिटली मोल्स में बनाई होती तब आप मोल्स से डाल्टन्स लॉ लगा के पार्शियल प्रेशर निकालते और वो कैसा बनता फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर इज P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन. अब जब आपको पार्शियल प्रेशर भी पता है और P टोटल भी पता है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. तो आप ऐसा लिखते अगर डाल्टन्स लॉ से
ये बनता डाल्टन्स लॉ, सीओ का पार्शियल प्रेशर शुड बी पी टोटल इनटू सीओ का मोल फ्रैक्शन, उसमें ये दोनों नंबर्स पुट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। अभी आपके पास तीनों के पार्शियल प्रेशर हैं, तो पार्शियल प्रेशर और पी टोटल से तीनों के मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते थे। दूसरा तरीका, मैंने कहा हर एक के पार्शियल प्रेशर से अलग अलग एक्स नहीं निकालना चाहते, अगर आप एक आंसर ढूंढ लीजिए, एक से तीनों अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे? जो चीजें यहां शुरू में 0 0 है यानी बराबर है, और रेशो में 1:1 है यानी अगले खाने में भी बराबर ही बनेंगी। अगर ये मोल्स में सेम होंगे तो, अगर n और n में सेम होते तो n/v करने से कंसंट्रेशन में भी सेम आते, अगर मोल में सेम आते तो डिवाइड बाय टोटल मोल करने से मोल फ्रैक्शन में भी सेम आते, और इनटू कैपिटल B करने से उनका टोटल प्रेशर भी सेम आता। यानी अगर पार्शियल प्रेशर में दो लोग आइडेंटिकल है तो उनका मोल फ्रैक्शन भी आइडेंटिकल होगा। तो आपने अगर एक आंसर 3/8 निकाला, वही दूसरे का भी कॉपी हो जाता, इसका 3/8, इसका 3/8। फिर इसके वाले के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में x से xb का जोड़ 1 होता है, तो यहाँ तीनों x का जोड़ 1 होगा। अगर ये वाले दो ढूंढ लिए तो 1 माइनस दोनों आंसर से भी तीसरा मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता था। तो मोल फ्रैक्शन भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दी है, सिंपल सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इफ इनिशियल concentration of both reactants, if initial concentration of both reactants are equal, if initial concentration of both reactants are equal, then which is correct at equilibrium? Then which is correct at equilibrium? कोई मेजर सॉल्विंग रिक्वायर्ड नहीं है, केवल 2 टाइम की इक्वेशन दिमाग में सोचेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर एट t इक्वल टू 0 लिखते तो क्या क्या लिखने में आता, बोलिए? 1 1 0 या a 0, जो भी आपको मानना है। ऐसा वाला रूल लगाऊं क्या कि 2 रिएक्टेंट है तो उसी रेशियो में मानने पड़ेंगे? यहां नहीं मानना है वैसा, क्वेश्चन वाला इक्वल ऑलरेडी बोल रहा है। तो n2 जिस वैल्यू से चालू हो रहा है, H2 भी उसी वैल्यू से चालू हो रहा है। क्वेश्चन में इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के लिए बोली है। अगली लाइन में आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आप स्टोइकियोमेट्री को देखकर यहां a माइनस एक्स लिखोगे, पर अगले में a माइनस 3x लिखोगे, तो इतने में आंसर आ चुका है। अगर दोनों शुरुआत में a और a बराबर पे थे और इसने खर्चा ज्यादा किया तो ये वैल्यू कम बचेगी। तो यहां मोर कंज्यूम्ड है और इसलिए H2 कम बचेगी N2 के मुकाबले। दोनों के पास इनिशियल नंबर जो भी है वो सेम है, तो जिसमें ज्यादा माइनस कर रहे हो आप वो वैल्यू कम बचेगी। a माइनस एक्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू a माइनस 3x। अब इमेजिन करिए जहां a और a लिख पा रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बोला गया, मैं इक्वल टू ना बोल के इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 आर स्मॉल a एंड स्मॉल b, देन विच इज करेक्ट। तो फिर अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि a और b तो अगली लाइन में a माइनस एक्स है या b माइनस 3x है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। स्टार्टिंग सेम थी,
इसीलिए ये रीजनिंग चल पा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रिएक्शन CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid gave CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid। कुछ खास बात याद आ रही है? अगर केसी यहां पूछा जाएगा तो एक्टिव मासेस 1 बोल के नहीं चलना है। अगर ऑल लिक्विड है तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस इनटू दिस ऐसा ही लिखते आप। ऑल लिक्विड के केस में केसी हमें मोलारिटी के टर्म में लिखना अलाउड होता है। जो लाइन अभी पढ़वाई थी कि t बराबर 0 और एट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन किस किस में बना सकते हैं, लास्ट में क्या था उसमें? नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। तो क्वेश्चन में ग्राम में डेटा दिया है, सीधे ग्राम में नहीं यूज हो सकता। आप इसे 120 138 00 और 120 माइनस एक्स 138 माइनस एक्स ऐसा नहीं लिख सकते, आपको इसे मोल में बदलना है। तो कितने कितने मोल आ गए? मोल में t बराबर 0 पर 120 डिवाइड बाय 60, 2 मोल बनेंगे CH3COOH के। 138 अपॉन इथाइल अल्कोहल का टोटल आएगा 46, ये 3 मोल बनेंगे। उधर 0 0 ये है। अब आप उसी पैटर्न पे आ चुके हैं जैसे बाकी क्वेश्चंस चल रहे हैं। 2 मोल 3 मोल 0 0। अब अगली एक्स के टर्म में क्या लिखी जाए? बोलिए अगली एक्स के टर्म में क्या बनाएंगे? अब 2 में से कुछ खर्चा हो गया 2 माइनस एक्स, 3 में से भी हो गया 3 माइनस एक्स, इधर आ गया x और x। अब कुछ अपने को x ढूंढना है, तो CH3COOH
रिमेनिंग CH3 COOH रिमेनिंग कितना बताया गया 60 ग्राम, तो ये 60 डिवाइड बाय 60 1 मोल है, और ये 1 किसके बराबर रखें, आपके इक्वेशन के हिसाब से 2 माइनस एक्स बचा हुआ है, इस 2 माइनस एक्स की वैल्यू ही 1 मानी जाएगी। 2 मोल CH3 COOH में से 60 ग्राम या 1 मोल अभी भी बचा है, इस 2 माइनस एक्स को उस 1 के बराबर रखेंगे। आ गया यहां से x, ये x की वैल्यू सभी जगह पुट करते जाएं, ये x की वैल्यू सभी जगह पुट करते जाएं। लॉजिकली क्वेश्चन में वॉल्यूम होना चाहिए, अभी मिसिंग में भी चल जा रहा है क्योंकि वो v सब में कैंसिल होने, जो भी v ऑफ सॉल्यूशन रहा होगा, v ऑफ कंटेनर से मतलब नहीं है यहां, लेकिन वो v का टर्म कैंसिल हो जाएगा। Kc इस तरीके से लिखा जाता, और उसमें x के नाम पे ऊपर 2 जगह 1, 2 माइनस एक्स वाली जगह पे भी 1, और 3 माइनस एक्स वाली जगह पे 2। ये 0.5 आपका आंसर है। v का मतलब v ऑफ सॉल्यूशन होता, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अपॉन v सब में लिखा नहीं है, यहां पे सब में अपॉन v का टर्म आता, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर ऑल आर करेक्ट होता है तो आप कोई एक ऑप्शन एटलीस्ट जरूर और चेक करते हैं। आपका डेफिनेटली जो आंसर नंबर 1 लिखा है वो सबसे पहले आएगा, और जल्दबाजी में बस उसको टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो 1 2 3 में लिखे हैं वो सब एक ही है। जो 1 नंबर में लिखा है वही 2 नंबर भी है, वही 3 नंबर भी है, सब एक ही बात है। आपको केवल ये प्रूव करना है कि H2 और I2 बराबर आएंगे, क्योंकि वो शुरू में भी 0 0 ही लिखोगे आप, और बाद में भी उसको जो भी x लिखोगे तो यहां भी x ही लिखने में आता, तो H2 और I2 सेम होंगे। उसके बाद आप अगर फर्स्ट तक पहुंच चुके हैं, यहां एक बार H2 लिख देंगे, H2 स्क्वायर वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में KC ऐसे का ऐसा छोड़ दिया, एक बार H2 की जगह I2 लिख देंगे तो I2 स्क्वायर वो रूट से बाहर आ जाएगा, अपॉन की रूट को KC माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। तो ये एक तो आपका KC का फॉर्मूला सबसे पहले ऐसा बनता, H2I2 अपॉन HI स्क्वायर, यहां से HI स्क्वायर की वैल्यू H2 इंटू I2 बाई KC, और HI की वैल्यू उस पूरी चीज के स्क्वायर रूट के बराबर आती है। ये आपका सबसे पहला आंसर है। सेकंड थर्ड के लिए आपको दिमाग में इक्वेशन कुछ ऐसी बनानी है जिससे ये आप देख पाओ कि H2 और I2 बराबर ही आएंगे। और ऐसा कभी भी हो जाए कि दो खानों में आपको x सेम दिख रहा है या 2x सेम दिख रहा है, तो वो एक नहीं सारी चीजों में सेम चलेंगे। अगर ये क्वेश्चन केपी वाला होता तो इसका पार्शियल प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर भी सेम ही आते, क्योंकि अगर वो एक चीज में मैच हो रहे हैं तो बाकियों में भी मैच होंगे। तो इस वजह से आप इसको H2 बाय रूट KC भी लिख सकते हैं, और I2 इंटू KC माइनस हाफ पावर भी लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप यूज करनी है आगे।
ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं, काफी देर तक ऐसे क्वेश्चन और चल रहे हैं, बीच में एक टॉपिक इंसर्ट कर रहे हैं कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। पैटर्न यही रहेगा, केसी के क्वेश्चन, केपी के क्वेश्चन, उसमें अल्फा दे दिया जाना तो कैसे यूज करना है, या ऐसे किसी कैलकुलेशन से अल्फा पूछा जाना तो कैसे निकालना है, वो बस आपको दो चीजें एक्स्ट्रा समझ लेनी है। जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है 2HI बराबर H2 प्लस I2 में, तो अल्फा या डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक रेशो है, फ्रैक्शन है। पहले कभी आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी एक बार अल्फा का एक एक्सप्रेशन ई की पावर में सॉल्व करके दिखाया गया था। आपको अल्फा का मतलब लेना है बाय इनिशियल, कितना कंज्यूम हो चुका है इक्विलिब्रियम आने तक, डिवाइडेड बाय कितने में से, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स लिखा आता है स्कोर में, वैसे ही कितना खर्चा हो गया रिएक्टेंट का बाय इनिशियल कितना लेके चले थे। तो अगर कंज्यूम्ड बाय इनिशियल लिख रहा हूं तो कंज्यूम तो ऑफ कोर्स कौन होगा, रिएक्टेंट, यानी अल्फा इज प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट। अल्फा रिएक्टेंट के लिए निकाला जाता है, नाम में ही आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन रिएक्टेंट का ही होगा, प्रोडक्ट के लिए अल्फा नहीं निकाला जाता। ठीक है। दूसरी चीज, ये कौन सी रेशो में कंज्यूम्ड, क्या कंज्यूम्ड मोल प्रेशर मास क्या चीज है, अभी ये रेशो में होने की वजह से आप किसी भी यूनिट का कंज्यूम्ड बाय इनिशियल लिखोगे मुझे चल जाएगा। जैसे नॉर्मली आपको इक्वेशन मास में बनाने को मना कर रखी है, लेकिन इस वाले केस में मास बाय मास भी लिख दोगे तो भी करेक्ट ही अल्फा आएगा। क्या बोला मैंने, मास बाय मास भी लिख दोगे तो भी करेक्ट ही आ जाएगा। जैसे 120 वाला क्वेश्चन था, 120 में से आपने मोल बना के 2 मोल लिखे और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1। अब आप अल्फा पे आ जाइए, कंज्यूम्ड मोल्स लिखे होते तो आप 1 कंज्यूम्ड बताते, डिवाइडेड बाय इनिशियल भी मोल्स में लिखते तो 2 मोल, तो 1/2 ये आपका अल्फा आता। मैंने कहा ये मास में भी लिख दोगे इस समय तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बोलते आप, 60 खर्चा हुआ है तभी तो 60 बचा है, तो कंज्यूम्ड मास है 60 आउट ऑफ 120 में से, तब भी वही वहां हाफ आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके के पैरामीटर की खर्च वाली यानी माइनस के साइन के आगे जो लिखा है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल कितने से वो चालू हुआ था। नॉर्मली मैं वही तीनों नाम बोलूंगा जो हम इक्वेशन में बनाते हैं, क्या क्या, मोल्स बाय इनिशियल मोल्स, कंसंट्रेशन का खर्चा बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेशर का खर्चा बाय इनिशियल प्रेशर। नॉर्मली वही बोलेंगे, इस वाले केस में धोखे से मास भी लिखने में आ जाएगा तो कुछ गलती नहीं होगी, क्योंकि जिसका आप ऊपर नाम लिख रहे हैं नीचे वाला भी नाम उसी का है, मॉलिक्यूलर वेट उसका दोनों बार सेम ही रहेगा, वो कैंसिल ही होना है, तो मास रेशियो मोल रेशियो सेम ही आएगा। ये अल्फा का पैटर्न है। हाईएस्ट पॉसिबल कितना आ सकता है अल्फा 1। आप अगर 2 मोल लेके चले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 2 पूरे खर्च कर दिए होते आपने, तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ अल्फा वैल्यू इज 1। वो भी कब 100% वाली कहानी, यानी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ना होकर वेरी हाई के इक्विलिब्रियम की वजह से नियरली कंप्लीट ही हो रही हो तो आपको अल्फा बनाते दिख सकता है। अगर वो रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल है तो अल्फा 1 से कुछ ना कुछ छोटा ही आएगा, आपको वैल्यू खर्चे वाली कम ही दिखेगी और लेस अपॉन ग्रेटर के हिसाब से अल्फा वुड बी 1 से कम। अब मेरे को क्या करना है, नया क्या सीखना है, नया बस ये डेफिनेशन सीखनी है जो मैंने अल्फा की बताई। अब इमेजिन करिए आपने ये क्वेश्चन किया और ये ए और एक्स के टर्म में जो भी लिख रखा है ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है। तो इस फॉर्मूले में क्या रख रहे होते हैं अपन लास्ट में जाके, H2 की कंसंट्रेशन x, I2 की भी कंसंट्रेशन x, नीचे a-2x पे होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख देते। तो आपने यहां x 2 बार लिख के x स्क्वायर, a-2x उस पे स्क्वायर आ ही रहा है, इसको केसी का फॉर्मूला बोला होता। अब नए क्वेश्चंस में क्वेश्चन वाला क्या चाहेगा, अल्फा क्रिएट कराओ, आपकी जो इक्वेशन है उसमें अल्फा दिखे, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, यानी मुझे यहां ए और एक्स के बदले कहीं कहीं अल्फा दिखे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा मैं चाहता हूं।
आप अपनी इक्वेशन बिल्कुल वैसी बनाओ जैसे बनाते थे, और उसमें एक लाइन का बस अल्फा का यूज कैसे होना है, आप बस अल्फा की डेफिनेशन चिपका दो रफ में अलग। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, अल्फा कंज्यूम कितना हुआ अपॉन इनिशियल कितना था, ऐसे ही तो लिखते हैं अल्फा। तो कंज्यूम आपने माइनस के आगे जो लिख रखा है वो है 2x, अपॉन इनिशियल था ए। ऐसा कौन सा सिंबल है जो आपको हर खाने में रिपीट होता दिख रहा है, एक्स वाला। यानी आप क्या करिए अब इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू बाकियों के टर्म्स में निकाल दीजिए और फिर से पुट कर दीजिए। तो अगर यहां से एक्स आगे सॉल्व होता ए इंटू एल्फा अपॉन 2, और ये हर जगह लिखा हुआ दिखता, तो आगे जो भी सॉल्व होता उसमें एक्स हो चुके होते गुलगुलू और उसकी जगह अल्फा दिखना चालू हो गया होता। सही बात है। अब फाइंड अल्फा पूछा जाएगा तो भी निकाल लेंगे, और अल्फा इज दिया है तो पुट भी उस जगह हो जाएगा। क्लियर है। लिखिए हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में डीओडी, कैपिटल लेटर्स डीओडी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी। ये आपके पास सिंपल एक यूनिटलेस नंबर की तरह अल्फा निकालने का तरीका है। कितना खर्चा हो गया डिवाइड बाय इनिशियल, इक्विलिब्रियम आने तक जो भी वैल्यू आपने कंज्यूम्ड या डिसोशिएटेड दिखाई है, माइनस साइन के आगे जो भी लिखा है वो आपका न्यूमरेटर है और इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में। ये रेशियो मोल में भी निकाली जा सकती है, कंसंट्रेशन में भी, प्रेशर में भी। कंकाल हो गया, चलो कंकाल कल है। इतनी देर देर बाद क्यों बल्ब जल रहे हैं तुम्हारे? इतने ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो क्या तुम कि कंकाल ही नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? आएगा क्लास में भैया कल, कंकाल रखेंगे यहाँ लाके कल।
हाँ जी, देखो भाई, अल्फा इरिवर्सिबल रिएक्शन में अप टू 1 तक जा सकता है, बिकॉज इरिवर्सिबल रिएक्शन हम बोलते हैं कंप्लीट हो जाती है। रिवर्सिबल में जब भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। अगर इन रेयर केस में यहाँ पे कभी अल्फा 1 आ रहा है तो आपको ये मान लेना है कि वो शुरुआत में रिवर्सिबल दिखाई गई है, बट वेरी हाई इक्विलिब्रियम रहा होगा, तो वो रिएक्शन लगभग खत्म हो गई होगी। दैट इज वाई मेरा आंसर अल्फा का 1 आ रहा है। नॉर्मल वैल्यूज यहां रखेंगे तो ये कुछ फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा, 2/5, 0.3 ऐसा कुछ। परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100 करके आप उसे परसेंटेज में बदल सकते हैं। हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आना चाहिए, और पुराने सारे मेथड को आप एज इट इज यूज करोगे। केवल नया काम ये सीखा है आपने कि आप अपने हर क्वेश्चन को अल्फा पढ़ने के बाद भी पुराने पैटर्न की तरह से एक्स के टर्म में कुछ इक्वेशन लिखोगे। कौन सी वाली? एट इक्विलिब्रियम वाली, x 2x 3x x/2 जो समझ में आ रहा है वो पहले लिखें, और x वाली इक्वेशन लिखने के बाद रफ में साइड में क्या लिखें? अल्फा बराबर इस केस में क्या आना चाहिए। कुछ केसेस में आप देखोगे अल्फा और x सेम ही आ जाएंगे, तो सीधे हर x के बदले अल्फा लिख दोगे, नहीं तो x के बदले 2 अल्फा या अल्फा/2 जो भी आना है, x के बदले अल्फा आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आपका बाकी क्वेश्चन सब वैसे ही चलेगा जैसा होता है। अगर मैंने एक रिएक्शन इस तरीके की लिखी और मैं इसको शुरू में ए मोल और 0 बोल रहा हूं, और बाद में क्या लिखूं? ए माइनस कोफिशिएंट के हिसाब से, तो एम एक्स और इधर भी एन एक्स, तो अल्फा माइनस के आगे जो कुछ आया वो सब आपका खर्चा है, तो ये कंज्यूम्ड में एम एक्स आएगा, अपॉन इनिशियल में ए आएगा। अल्फा वाले क्वेश्चन में अगर इनिशियल मोल्स नहीं दिए हों तो आपको इनिशियल मोल्स 1 मानने अलाउड है, वो पीछे अपन लिख चुके हैं। अगर वो सिंगल रिएक्टेंट वाली बात है तो वो वाली चीज यहाँ पे भी दिखेगी क्वेश्चंस में। मैंने एक नॉर्मल हाइपोथेटिकल रिएक्शन में 2 टाइम की इक्वेशन बनाई। इस समय माइनस के आगे जो भी खर्चा हो रहा है वो m/x न्यूमरेटर में है, जितना इनिशियल दिखाया वो डिनोमिनेटर में है। इस तरीके का मेरे पास x, गलती हो गई क्या? नहीं, सही है। अल्फा इज mx बाय a, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आती, और हमें करना यही है इन एवरी क्वेश्चन जिसमें अल्फा दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है। 1 स्टेप एडिशनल सीखा आपने कि पहले नॉर्मल इक्वेशन बना लीजिए x के टर्म में, और फिर उसमें x को अल्फा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कुछ केसेस में आपको x और अल्फा सेम दिखेंगे तो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे जहां एन बी लिखा है वहां ऐसा और लिखा हो तो अल्फा को क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको क्लियर होना चाहिए पहले अल्फा निकाल किसके लिए रहे हैं। अल्फा इज ऑफ द रिएक्टेंट। उधर कुछ भी लिखो, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, मल्टीपल प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो रहा हो, उधर की इक्वेशन से अल्फा को कोई लेना देना नहीं है। आपको अल्फा के एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा दिखता। अगर यहां मैं स्मॉल एम की जगह कुछ और सिंबल ले रहा हूं, या इनिशियल की जगह कुछ भी और सिंबल ले रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें अल्फा में चेंज आता देखते। अब जब मैंने ये बोला कि अल्फा इज ऑफ द रिएक्टेंट, तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिस तरीके से मैंने आपको काम करना सिखाया, आपको क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। मैंने आपको बोला आप पहले x के टर्म में इक्वेशन लिखा करो, उसके बाद अलग से रफ में अल्फा का फॉर्मूला बनाओ। सीधे अल्फा वाली इक्वेशन लिखने की कोशिश नहीं करें।
कि सर हमने तो सीधे ए माइनस ए अल्फा ऐसा कुछ लिख दिया। आपको सीधे अल्फा क्रिएट करना ही नहीं है, ये याद रखिए। पहले एक्स बनाना है, एक्स में फिर अल्फा के टर्म में वैल्यू रखनी है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। अगर मेरी रिएक्शन में कभी दो रिएक्टेंट हुए और मैंने आपसे पूछा कितने अल्फा होंगे, तो आपको बोलना है पूरी रिएक्शन का एक कॉमन अल्फा नहीं होता। अल्फा इज नॉट फॉर द रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिएक्टेंट का होता है। जितने रिएक्टेंट उतने अल्फा। वो न्यूमेरिकली बराबर भी आ सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर ये 1 पे चालू हो रहा है, ये भी 1 पे ही चालू हो रहा है, ऐसा मैंने क्वेश्चन में कहा होता, बोथ आर इनिशियली 1 and 1, तो इनके अल्फा बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप अगली लाइन में 1 माइनस एक्स या 1 माइनस 2x लिखोगे तो इसके लिए अल्फा x बाय 1 लिखा जाएगा, इसके लिए 2x बाय 1 लिखा जाएगा। तो अल्फा विल बी डिफरेंट फॉर बोथ। लेकिन अगर मैंने इनके इनिशियल भी ना दिए होते तो आपको एजम्पशन में लिखाया गया है कि अगर दोनों के मानने पड़े तो उसी रेशो में मानना। तब आप 1 और 2 लिख रहे होते मानने में, और 1 माइनस एक्स 2 माइनस 2x। अब दोनों के लिए अल्फा 1 भी आ सकता है, क्योंकि x बाय 1 का भी मतलब वही होगा जो 2x बाय 2 का होगा। ठीक है, तो फॉर मल्टीपल रिएक्टेंट्स क्या मतलब है, उतने तरह के अल्फा निकलेंगे विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। लिखिएगा स्टार मार्क बना के। DOD is characteristic of reactant. DOD is characteristic of reactant. Hence, for a reaction having DOD is characteristic of reactant. Hence, for a reaction having more than one reactants, for a reaction having more than one reactants, comma, alpha is separately defined for each reactant. Alpha is separately defined for each reactant. Alpha is separately defined for each reactant. एग्जाम्पल में ऐसा लिख दीजिए रिएक्शन। अगर ए और बी की रिएक्शन से सी बन रहा है और ये उनके कोफिशिएंट है स्मॉल m, स्मॉल n और स्मॉल r। इनिशियली अगर ए मोल बी मोल से चालू हुए और उधर था 0, तो अगली लाइन में क्या लिखा होता, ए माइनस कोफिशिएंट के हिसाब से mx लिखते, वहां बी में से खर्चा होता बी माइनस और कोफिशिएंट के हिसाब से nx लिखते, इधर r इंटू एक्स बनता। सी वाले खाने में क्या लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, r इंटू एक्स वाले डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपसे पूछा जाए ए के लिए अल्फा क्या है, तो बोलना है उसका खर्चा mx है अपॉन उसका इनिशियल ए है। और बी के लिए nx उसका खर्चा है, बी उसका इनिशियल है। ये दोनों मे और मे नॉट बी इक्वल। समझ में आया? यानी आपकी इक्वेशन में एक सिंगल अल्फा तभी क्रिएट हो पा रहा होता है जब सिंगल रिएक्टेंट वाली ही वो रिएक्शन रही होगी, तो ही उसमें एक अल्फा के टर्म में आप 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे। मल्टीपल रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं अल्फा में, क्योंकि वहां अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो अक्सर अल्फा 1 अल्फा 2 करके दो अल्फा होंगे, और एक ही इक्वेशन में दो अल्फा लिखने का अलग अलग का कोई सेंस नहीं बनेगा। वो वाला क्वेश्चन पलटिए जरा, एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल वाला।
120 ग्राम के मोल बने थे 2, 138 वाले के बने थे 3, तो 2 3 0 0 ये बनी थी शुरू की। अगली बार बनी थी 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स एक्स और एक्स, सॉल्व वो करिए, x1 आया था। अब सोचिए अगर आपसे अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड पूछा होता तो आप बोलते 1 खर्चा हुआ आउट ऑफ 2, 50% डिसोसिएशन या 1/2 ये आंसर होता। पर क्या वही आंसर अल्कोहल के लिए भी है? उसके लिए खर्चा 1 हुआ है आउट ऑफ 3 में से, तो 1/3 या 33.3% डिसोसिएशन बोलते। तो आपको अल्फा अक्सर डिफरेंट दिखेंगे अगर वो मल्टीपल रिएक्टेंट वाला केस हुआ तो। ठीक है क्या? थैंक यू क्या? कहाँ टाइम हो गया? अभी 20 मिनट है। 1:15 पे होती है छुट्टी तो। 1 बजे तो होती है। ये राक्षसी आवाज में कौन ऐसा है? ऑडिशन चल रहे हैं, रामलीला होने वाली है अभी 2 महीने बाद, उसमें सुपर्णखा के लिए ऑडिशन चल रहा है। ऐसी लाउड हंसने वाला चाहिए। करो ये क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ फील एट होम बिल्कुल एकदम। ये भी घर ही है तुम्हारा। 1 2 क्लास लो तो तुम्हें दिक्कत है, 3 4 लो तो दिक्कत है। अभी तो ओवर टाइम में क्लास जानी चालू भी नहीं हुई, 2 1 महीने बाद से फिर ओवर टाइम भी चलेगा। बीच सिलेबस में आते आते फिर ऊपर वाले पूछने लगते हैं कितना सिलेबस हो गया, कब एंड डेट है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पता चलता है कि अरे टन तो बचे हैं 10, सिलेबस बचा है 15 टन का। तो फिर जिसकी क्लास लास्ट आ रही होगी वो 1 की बजाय 1:30 बजाएगा, जिसकी फर्स्ट आ रही होगी वो आधा घंटे पहले बुलाएगा। अभी तो बहुत सारे टॉर्चर होने बच रहे हैं तुम्हारे तो। पिछले साल वाले बच्चे बताओ भैया इन्हें जरा, कितनी फिजिक्स चलती है लास्ट में? हैं? 4 में से 3 फिजिक्स चलेगी। लो लो करो करो, ये वाला तो करोगे।
ये पूरा चैप्टर आना है टेस्ट में। क्या क्या क्या